दोस्तों ऐसी अजीब मिस्ट्री में मेरी हमेशा से दिलचस्पी रही है और बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो दुनिया की सबसे अनसुलझी मिस्ट्री में से एक है। अटलांटिक महासागर का वो भाग जो लगभग मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा है। इस जगह में अब तक 2000 पानी के जहाज और 200 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में जानोगे एक ऐसे जहाज के बारे में जो टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज था, और जानोगे बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य जिन्हें आज तक शायद कोई जान ही नहीं पाया है। इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की स्पष्टीकृत परिस्थितियाँ दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। इस एरिया में समुद्री जहाज और विमान भी अच्छे मौसम में इस क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। कोई भी नहीं जानता कि गायब हुए जहाज और उनमें सवार लोग कहाँ चले गए। दोस्तों मेरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज था जिसके बारे में कहा जाता है कि ये टाइटैनिक से दोगुना बड़ा था। ये जहाज जा रहा था और अचानक बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र से गायब हो गया और 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में मिला। लेकिन दुख की बात ये हो गई कि इसमें कोई भी यात्री नहीं मिला। शुरुआत में ये अनुमान लगा रहे थे कि शायद डाकू ने इसे लूट लिया हो, लेकिन जब महंगे कीमती सामान जहाज में मिले तो अनुमान गलत साबित हुआ। ऐसे एक नहीं बहुत से समुद्री जहाज हैं जो कहाँ गए किसी को पता नहीं। फ्लाइट 19, स्टार टाइगर और डगलस DC-3 इस हादसे के शिकार हुए लोकप्रिय जहाजों में से एक हैं। हालांकि इस ट्रायंगल का एरिया कितना है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसकी सीमाओं के बारे में कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। और यही कारण है कि विमानों के साथ इस तरह का हादसा होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि वो कब उस एरिया में एंटर कर गए। चलिए ये तो बात हो गई इस मिस्ट्री की। अब बात करते हैं उस विमान में सवार क्रू जो बरमूडा ट्रायंगल से लौटकर वापस आए थे। दोस्तों ब्रुस के पिता और उनके बिजनेस पार्टनर का सौभाग्य था कि वो सही सलामत उस रहस्यमयी जाल से वापस लौट आए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ब्रुस ने बताया कि 4 दिसंबर 1970 को बहमास से मायामी, फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। उन्होंने 1960 मॉडल से उड़ान भरी। उनका खुद का प्राइवेट जेट था। उन्होंने बताया जैसे ही 10,000 फीट पर विमान गया उन्होंने देखा कि हल्के काले बादल हैं और उन्होंने उन बादलों को पार कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने 13,000 फीट पर जहाज उड़ाया तो सामने उनके और काला धुंधला बादल दिखाई दिया और उन्होंने सोचा कि उस बार भी पिछली बार की तरह बादलों से बाहर निकल आएंगे। उसके बाद जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। पिछली बार की तरह वहां घना अंधेरा बढ़ने लगा और रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। 5 से 7 मिनट देर बाद उन्हें लगा कि बादल तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बादल सिलिंड्रिकल शेप में था, लेकिन लंबाई का कोई अंत नहीं हो रहा था। उन्हें हल्की रोशनी दुखी कर रही थी। उनके लिए ये सुरंगनुमा बादल था। इसके साथ ही उनके विमान के नेविगेशन और रडार, कंपास सब चीज ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये विमान वो नहीं उड़ा रहे बल्कि कोई और उड़ा रहा है। उन्हें ऐसा लगा इसका कंट्रोल किसी तरह की एनर्जी के हाथों में है। उन्हें करंट के दलदल से फंसा महसूस हुआ और करीब 30 मिनट बाद वो बाहर आते हैं। जब वो बाहर आए तो उन्हें लगा कि लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकले हों। बाहर आते ही उन्होंने ATC से संपर्क किया और वह खुद भी सकते में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्लेन अभी तक वो उनके रडार में नहीं था। ब्रुस खुद हैरान थे कि प्लेन इतनी जल्दी मायामी कैसे पहुंच गए। 400 किलोमीटर का सफर जो उन्हें 90 मिनटों में तय करना था उसे तय करने में केवल 47 मिनट का समय लगा। उनके प्लेन की स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उनकी यात्रा में जितना फ्यूल खर्च होना था उसके आधे से भी कम खर्च हुआ था। साइंस का कहना है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है, जिस वजह से पानी का घनत्व कम हो जाता और विमान पानी में धंसने लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ एक डार्क एनर्जी है। यह एरिया धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। कुछ अफवाहों का कहना है कि इस जगह पर एलियंस का रिसर्च सेंटर है। कोई बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश उन्हें पसंद नहीं है। वैसे इसके बारे में आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। वैसे एरिया 51 भी एक इसी तरह की मिस्ट्री है।